we are doing some concepts, basic concepts of organic chemistry. तो लास्ट टाइम हमने क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं. They produce nascent oxygen. When any reactant combines with them, comes in contact with them, nascent oxygen atom निकलता है और वो reactant उसको लेता है. In the same way, there are reducing agents. Now, आज हम करेंगे reducing agents. देखो बड़ा, reducing agents होते हैं जो reduce करते हैं, जो H, क्योंकि addition of hydrogen is reduction. तो ऐसे substances, those substances which those reagents, those substances which produce nascent hydrogen, जैसे nascent oxygen बताया था, atomic oxygen, nascent hydrogen. nascent hydrogen का मतलब होता है H atom. उसको H2 बनने नहीं बन सकता क्योंकि वो H2 बनने से पहले यूज होता है. हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, इट इज nascent hydrogen. क्योंकि ये बन के नहीं रहता है. अगर ये बन के होता तो दो H कंबाइन करके H2 बनाती. उसी टाइम लिबरेट होता है जब उसके साथ, तब तक कुछ नहीं होता है. हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर इसमें कोई सब्सटेंस डालेंगे जिसको H चाहिए तो ये H देना शुरू करेगा और वो लेता है. सपोज एग्जांपल बताता हूं और यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में आएगा कोई रिएक्टेंट. सपोज क्वेश्चन आएगा ऐसे, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल. इथेनॉल या सॉरी एल्डिहाइड को इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल गिवन होगा. तो बच्चे इथेनॉल के रिएक्शन Na से या SO5 से करेंगे तो वो गलत है. आपको H से करना है, बिकॉज आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि पहले से अगर पता होगा आपको कि सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप H से रिएक्शन कराएंगे. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोडियम इथेनॉल, जो हम बार बार यूज करेंगे इस केमिस्ट्री में, राइट. अच्छा, निकल एल्यूमिनियम स्लैश NaOH, ये हमने अभी करना है. आगे जब हम हेलो अल्केन हेलो एरीन में करेंगे तो वहां इसकी यूज है. निकल एल्यूमिनियम की एलॉय है और इसको NaOH डालेंगे, ये भी H प्रोड्यूस कर सकता है. ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट. नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रिड्यूसिंग एजेंट है. पहला सोडियम इथेनॉल, निकल एल्यूमिनियम NaOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. नेक्स्ट इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड. सोडियम, इसको बोरोहाइड्राइड भी बोलते हैं, बोरॉन हाइड्राइड लिख लो, कोई चिंता नहीं. नेक्स्ट इज HI, आपको पता है हाइड्रोजन आयोडाइड्स इज आल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट बता रहा हूं जिंक स्लैश HCl, मेटल स्लैश HCl, ये भी होता है. नेक्स्ट हम जैसे वहां पर ऑक्सीजन से भी कभी कभी O ऐड हो सकता है. हाइड्रोजन निकल या प्लैटिनम होगा. जब भी हाइड्रोजनेशन हम करते हैं तो हम लिखते हैं निकल प्लैटिनम. एक और है सोडियम अमलगम, सोडियम मरकरी में कोई भी मेटल, इट बिकम अमलगम ऑब्लिक HCl, करेक्ट. एक और बता रहा हूं, ये भी आपको जरूरत लगेगा, सोडियम स्लैश अमोनिया या लिथियम स्लैश अमोनिया, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है. टिन ऑब्लिक HCl और मेटल ऑब्लिक HCl या Fe ऑब्लिक HCl, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है.
ये कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स मैंने बोले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम इथेनॉल, निकल एल्यूमिनियम एलॉय NaOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरान हाइड्राइड HI, जिंक HCl, H2 NaHg HCl, सोडियम ऑब्लिक सोडामाइड भी लिखते हैं NaNH2 और H आ जाता है इसमें, सोडियम ऑब्लिक अमोनिया, टिन HCl, मेटल HCl भी कभी भी लिखा होता है, नॉर्मली ये लिखा होता है एरोमेटिक केमिस्ट्री में, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी हम नाइट्रोबेंजीन को टिन HCl डालते हैं या मेटल, तभी बन जाता है एनिलीन। ये हम अगर आगे करेंगे। एक और करना है बेटा आज, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। कुछ सबस्टांसेस ऐसे भी होते हैं, ये मैंने 11th में भी पढ़ाया है, मगर यहाँ पर बिल्कुल याद होना चाहिए। 11th में सिर्फ कंसेप्ट था, याद नहीं किया आपने। यहाँ पर टिप ऑफ द टंग जो मैंने अभी तक पढ़ाया, कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं, सपोज कोई रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर निकलता है एज बाई प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को जल्दी जल्दी करने के लिए अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें ना, वो पानी को खींचेगा ना अपनी ओर, तो उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, राइट। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं वो रिएजेंट्स, दोज रिएजेंट्स व्हिच हेल्प इन रिमूविंग वाटर, ठीक है ना, व्हिच हेल्प, रिएजेंट्स व्हिच हेल्प इन रिमूविंग वाटर, डिहाइड्रेट करना। सो अगर कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में वाटर है, मतलब इसमें वाटर निकल जाता है, तो उसके लिए अगर हम एरो पर डालेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन फास्ट होगी। कंसंट्रेटेड H2SO4, जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था, वहां पर मैंने बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद कर लीजिए। मैंने उस टाइम बताया शुगर भी अगर हम इसमें डालें तो शुगर में भी वाटर निकाल देगा। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस पानी के बगैर, क्योंकि ZnCl2 में अगर पानी होगा तो वो कहाँ पानी रिमूव करेगा, निकालना पड़ेगा पहले से वाटर, फिर ये डिहाइड्रेट एजेंट का काम करता है। phosphorus pentaoxide P2O5, concentrated nitric acid is also a strong dehydrating agent, याद रखना पड़ेगा, concentrated, even concentrated phosphoric acid is also a dehydrating agent, H3PO4। इवन कभी कभी हम एल्यूमिना को भी यूज कर सकते, Al2O3, इवन सिलिका का भी यूज कर सकते, आर ऑल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिलिका तो आपको पता है एब्जॉर्ब करता है वाटर अपनी सरफेस के ऊपर। जब हमने, अगर आपको याद होगा, जब हमने सरफेस केमिस्ट्री किया था तो उस टाइम मैंने कहा भी था सिलिका जेल में वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो इस अगर किस जगह पर वाटर रखेंगे तो ये सिलिका जेल रखेंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, सो इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आल्सो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पता होना चाहिए। कल को मैं कहूंगा रिएक्टेंट ए, ठीक है ना, and reactant B combines together in the presence of concentrated H2SO4 suppose, तो H2SO4 is a dehydrating agent normally, ये वाटर रिमूव करने में हेल्प करे। यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 आपको आइडिया आना चाहिए, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। नाउ अवर लास्ट बेसिक कंसेप्ट जो अब हमने करना है, That is simply a revision, क्योंकि ये आपको आना चाहिए और ये आपने थोड़ा बहुत किया भी होगा, सब बच्चों ने किया होगा, लेकिन रिवीजन ऑफ नॉमेनक्लेचर में एक बार बता रहा हूँ, एक आइडिया जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, नहीं आता है, वो सीखेंगे। और रिवीजन ऑफ, क्योंकि जब तक आपको नामकरण नहीं आएगा, सिर्फ रिएक्शन लिखने से कोई मतलब नहीं, आपको जिस रिएक्टेंट की भी, मेन रिएक्टेंट्स की का भी नाम होना चाहिए पता, और मेन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी पता होना चाहिए, नाम के बगैर कुछ भी नहीं, कम से कम आईयूपैक नेम होना ही होना चाहिए पता। बेटा हमें कोई हिस्ट्री नहीं यहाँ बतानी है कैसे हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण करना, एक यूनिवर्सल सिस्टम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले 1894 में जेनेवा में। उन्होंने
आज से लगभग 130 साल पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नामकरण देने का तरीका दिया था, ऑल्दो वो बड़ा प्रिमिटिव था, उसके बाद बहुत सारी चेंज आ गई इसमें। आज की डेट में हमने लेटेस्ट वाला करना है, जो आज की डेट में हम नाम लिखने के लिए देते हैं, इट इज नोन IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आज ये बताना चाहूंगा आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिर्फ एक पेज मैं लिखने के लिए दे दूंगा, ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, यू कैन राइट नेम। देखो बेटा, मैं इस पेज को ऐसे रहता हूँ, दूसरे पेज को भी ऐसे रखता हूँ, मैं तीसरा पेज अब ले रहा हूँ। तीसरे पेज में, चलिए फोर्थ पेज, मैं एक कंपाउंड लिख के रखता हूँ, CH3 CHBr CHCl। ध्यान से देख लीजिएगा, बातें बिल्कुल नहीं। CH डबल बॉन्ड CH, राइट, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH CH3, सिंगल बॉन्ड COH। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें प्रीफिक्सेस भी है, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, इसका हमें नाम देना है। समझ लीजिए इस कंपाउंड का नाम देना है। तो इस कंपाउंड के या हर एक कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। अब वो 4 पार्ट्स क्या होंगे, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं एक लाइन, ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही रूल आपको सब, अगर सिंपल भी उसमें भी यही रूल लगाने हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 4 पार्ट्स। अभी 4 पार्ट्स जो है वो मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूं आप। सबसे पहला पार्ट है प्रीफिक्स, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीफिक्स सबसे पहला पार्ट। देखो प्रीफिक्स होता है, मान लीजिए अगर मुझे कहा जाए इस कंपाउंड का नाम, मुझे पता है सारा रूल शूल, मैं इसको पहले, ये रूल अभी आपको आप सीखेंगे, मैंने इसको स्ट्रेट बनाया, ऐसे क्यों बनाया ये आपको आगे पता चलेगा स्ट्रेट। अब जो मैंने सिलेक्ट चेन की है, इसके बाहर क्या क्या आ रहा है, इसके बाहर कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, उन्हीं को प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या बाहर आ गया उसका, शाबाश, इस चेन से बाहर क्या क्या है यहाँ पर, जल्दी बोलो। मिथाइल, हाँ ब्रोमीन, CH3, मैं अभी नाम से कोई मतलब, वो मैं बताऊंगा। CH3 Cl and Br है, राइट, एक Br है, एक Cl है डैश Br, दूसरा इसमें Cl आ गया और तीसरा मिथाइल आ गया, राइट। यही 3 प्रीफिक्सेस है। कहने का मतलब प्रीफिक्सेस क्या है, जब आप सिलेक्ट चेन करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे रूल है, उस सिलेक्टेड चेन से बाहर जो एटम्स उसके साथ अटैच्ड जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनको प्रीफिक्सेस बोलते हैं, राइट। समझ आ रहा है? सो अगर मैं यहां कहूं व्हाट आर प्रीफिक्सेस, शॉर्टकट में आप कहेंगे ये एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, किसके साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू मेन चेन, बॉन्ड टू मेन चेन, मेन चेन के साथ बॉन्ड, कार्बन एटम्स ऑफ मेन चेन, मेन चेन में कार्बन एटम्स होंगे। सिलेक्टेड चेन, मेन चेन, जो आप लिखना चाहो, कार्बन एटम्स ऑफ मेन चेन, जो मेन हमारी चेन है उसके साथ। तो अब ये प्रीफिक्सेस क्या क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। Cl, ये आपको मगर लिखना पड़ेगा, या लर्न होना चाहिए इसी कॉपी में, बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस ये पेज लिखना है। Cl इज एन Br हो सकता है, I हो सकता है, NO2 हो सकता है, N डबल बॉन्ड O हो सकता है, फिर मैं यहां लेता हूं R हो सकता है, R मतलब CH3 C2H5, 2 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH3, तीन हो सकता है C3H7 एंड सो ऑन। OR हो सकता है, ये भी बताएंगे, OR मतलब OCH3 OC2H5
SH। मैं कुछ प्रीफिक्स की बात यहां बता रहा। अब इसका नाम भी दे दूंगा मैं। इन प्रीफिक्स का नाम Cl अगर है तो क्लोरो लिखना पड़ेगा, Br अगर है तो यू हैव टू राइट ब्रोमो, I अगर है तो यहाँ आयोडो। वहां पर मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो कहा था ना। हाँ, यहां पर सिंपल क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नाइट्रो, नाइट्रोसो, एन डबल बॉन्ड O होगा तो मतलब बॉन्ड N से नाइट्रोसो। R होगा तो इट इज अल्काइल। CH3 है इट इज मिथाइल। CH5 है इट इज इथाइल। एक क्या कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन और बड़ा CH2 ऐड हो रहा है होमोलॉगस सीरीज में, तो ये प्रोपाइल। इसको कहते हैं अल्कोक्सी, OR। अल्काइल एंड O अल्कोक्सी, मिथाइल एंड O मिथोक्सी, इथाइल एंड O इथोक्सी, SH इट इज मरकैप्टो। थायोल होता है, मैं बताऊंगा आगे मरकैप्टो। सो प्रीफिक्स है, बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा प्रीफिक्स के बारे में। जब भी इनको लिखना है, आई एम राइटिंग इट ऑन द राइट साइड, जब भी प्रीफिक्स को लिखना है दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दे आर रिटन, आप भी ऐसे लिख के रखो, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी इनको लिखना, मतलब क्या हुआ, सपोज Cl भी है, Br भी है, Cl क्लोरो, Br भी क्लोरो का C एंड ब्रोमो का B, नाम में देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, करेक्ट। क्लोरो C, Br को ब्रो, तो AB पहले ब्रोमो आएगा फिर क्लोरो आएगा। रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दे आर रिटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। कोई शक? सो दिस इज पहला पॉइंट, व्हाट आर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू कार्बन चेन। जो सिलेक्ट हमने की है तो ये प्रीफिक्स का नाम है, और इनको जब भी लिखना है, कैसे लिखना है वो हम भी बताएंगे। दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। सो इस वाले कंपाउंड में 3 प्रीफिक्स है। Br अब तो पता चला हमें, इट इज ब्रोमो। Cl इट इज क्लोरो। ये लिखना नहीं है आपको बाद में, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अभी पहले 2-3 कंपाउंड्स का हम लिखेंगे। मिथाइल। दिस वाज अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर। मैंने कहा 4 पार्ट्स। नाउ सेकंड पार्ट इज वर्ड रूट। सेकंड पार्ट इज वर्ड रूट। जो है वर्ड रूट होता है बेटा, कितने कार्बन एटम्स हमारी चेन में हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, सिलेक्टेड चेन, टोटल नहीं। जो हमने सिलेक्ट चेन की, सिलेक्टेड चेन जो हमने सिलेक्ट की है, वो अब कौन सी सिलेक्ट करेंगे उसके लिए रूल है, वो बताऊंगा मैं। विच इंक्लूड्स कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये भी पता चलेगा ये क्या बता रहा हूं मैं। विच लिखना पड़ेगा, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मीन सेकेंडरी सफिक्स। यहां पर अभी बताऊंगा वो चीज में आगे, अभी लिख के रख लो। कहने का मतलब देखो बेटा, अगर मैं ये कंपाउंड ले लूं, इसमें कितने कार्बन है अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6, और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो मैंने कहा इंक्लूड, तो 7 है ना वर्ड रूट यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ कहूं वर्ड रूट कितने कार्बन है, 7। अंडरस्टैंड? 7 कैसे, 7 है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है बेटा, वर्ड रूट 7। अब वर्ड रूट जब लिखना है हमें पता होना चाहिए वर्ड रूट है, अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है, कार्बन 7 है, कार्बन 8 है, कार्बन 9 है, कार्बन 10 अगर है, कार्बन 11, कार्बन 12। कार्बन अगर 1 है, रिमेंबर यू हैव टू राइट मिथ। कोई मीथेन शीथेन कुछ नहीं लिखना है, मिथ। 2 के लिए लिखना है इथ, 3 के लिए लिखना है प्रोप, 4 के लिए लिखना है ब्यूट, 5 के लिए लिखना है पेंट, 6 के लिए लिखना है हेक्स, 7 के लिए लिखना है हेप्ट, 8 के लिए आप लिखेंगे ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, अनडेक एंड डोडेक, ऐसे भी ट्राइडेक, टेट्राडेक, वो कभी नहीं। 12 तक आपको याद रखना है। दिस वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स हमारी चेन में हैं, दिस वर्ड रूट। बताइए
इस कंपाउंड में इसमें कितने कार्बन एटम्स थे? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 को क्या बताया अभी मैंने? हेप्ट। यस, ये हो गया दूसरा रूल। नाउ आई विल मूव टू थर्ड रूल। थर्ड रूल इज बेटा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तीसरा पार्ट, नॉट रूल, आई एम सॉरी, थर्ड पार्ट, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? पहला, शाबाश, पहला प्रीफिक्स, दूसरा क्या है? वर्ड रूट, तीसरा क्या है? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, म्यूट करके मगर बोला करो अपने आप वहां पर। प्राइमरी सफिक्स। नाउ प्राइमरी सफिक्स मींस नेचर ऑफ बॉन्डिंग। जो सिलेक्ट चेन हमने की है उसमें बॉन्डिंग कैसी है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है? अगर सिंपली सिंगल 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 बॉन्ड्स है, ध्यान से सुनिए, सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन एटम्स के बीच में, हाँ ऐसे भी हो सकता है। एक अगर डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड ही बनेगा, या एक अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड नहीं लिखा जाए, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल भी है ट्रिपल भी है तो डबल का भी लिखेंगे, ट्रिपल का भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो ENE लिखना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है YNE लिखना पड़ेगा, राइट? सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड याइन। ये तीसरा पार्ट है इस कंपाउंड का। यहां पर आप बताएंगे क्या तीसरा पार्ट प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड। सो प्राइमरी सफिक्स है, इसका मतलब क्या है? इन, ENE है, एक डबल बॉन्ड है तो इन है। नाउ द लास्ट पार्ट, अगर ये आपने समझ लिया आपका नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट, देखो बेटा, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कंपाउंड्स को। ग्रुप ऑफ एटम्स which give special characteristics, which give special characteristics to a compound, organic compound, special features, special characteristics to the organic compound. जैसे मैं एक एग्जांपल यहां देता हूं, सपोज कार्बन की चेन है, बीच में OH आया तो अल्कोहल बना, OH अल्कोहल बनाता है इसको। COH लगाऊंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो कुछ यहाँ डबल बॉन्ड O है तो कीटोन बनेगा, ये मैं भी सिखाऊंगा। सो इसका मतलब है ये इनसे प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, इनको कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना था इनको फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। बिल्कुल, दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स, मगर एक्चुअली मैंने क्यों लिखा सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप में क्या फर्क है? फंक्शनल ग्रुप्स एक कंपाउंड में 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स एक ही हो सकता है। मतलब अगर 3 फंक्शनल ग्रुप्स है, जिस फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो माना जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दे आर लाइक प्रीफिक्सेस। याद रखना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, या आगे पता चलेगा। अभी हम एक एक फंक्शनल ग्रुप की बात ही करेंगे। अगर कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है देन इट्स द सेकेंडरी सफिक्स, तब कोई चिंता नहीं है। अगर 2 है हमें देखना पड़ेगा कौन सेकेंडरी सफिक्स होगा कौन, तो इसलिए ये हमें याद रखने पड़ेंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको दो पार्ट्स में दिखा रहा हूं। यस, अब देख लीजिए बेटा, सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोजाइलिक भी आप बोलेंगे तो कोई, असल में क्या होता है, ये कार्ब एंड ऑक्सिल से बना होता है। कार्बोनाइल एंड ऑक्सिल, तभी कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, लेकिन आप कार्बोजाइलिक बोलेंगे कोई चिंता नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ध्यान से सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH या और C डबल बॉन्ड O। एक्चुअल में आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए, 3 कॉलम्स।
These are 3 columns like this. कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप्स, सेकेंडरी सफिक्स रादर, या मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप्स। टेबल आप बनाइए, फंक्शनल ग्रुप्स एज सेकेंडरी सफिक्स पहले कॉलम में, मतलब जब ये बॉस है कंपाउंड की, और तीसरा कॉलम अभी खाली रखेंगे, उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। COH एंड देन इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, CO मीन C डबल बॉन्ड O, याद रहे जब भी एज सेकेंडरी सफिक्स है, जब ये बॉस कंपाउंड का है, जब इसकी वजह से प्रॉपर्टीज है, इसको इसके बदले लिखते हैं ओइक एसिड, राइट। ये हो गया ओइक एसिड। सो पहला वाला हमने कंप्लीट कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, पहला वन कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा लिख रहा हूं मैं सल्फोनिक एसिड। ये जिसको टेबल याद होगा ना, समझे नॉमेनक्लेचर हो गया। SO3H, अगर ये कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बदले सेकेंडरी सफिक्स एज सेकेंडरी सफिक्स एज बॉस, इसे हायर नहीं होगा तो फिर सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लीजिए सल्फोनिक एसिड भी है, COH भी है, तो दोनों तो रहेंगे नहीं ना, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा ना एक ही, तो एक बनेगा प्रीफिक्स। तो उसके लिए हम अलग कॉलम बनाया हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे एज प्रीफिक्स उसका क्या नाम है, राइट। अब इसके बाद तीसरा, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, और तीसरा एस्टर्स, लिख लीजिए एस्टर्स। एस्टर्स होते हैं डैश COOH की जगह R। जब एस्टर ग्रुप होगा किसी भी, इस R का नाम पहले लिखते हैं, फिर कंपाउंड का नाम लेंगे, फिर लास्ट में ओवेट लिखेंगे। ये आगे समझ आएगा, मैं सिखाऊंगा जब यहां पर पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ याद रखना है कि अल्काइल ओवेट लिखा जाता है, पहले अल्काइल एंड लास्ट में ओवेट, राइट। इसके बाद होता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है बेटा COCl। मैंने पहले ही कहा था CO का मतलब C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी सफिक्स है, तो इसके बदले हमें लिखना ऑयल क्लोराइड, OYL और क्लोराइड, राइट। इसके बाद अगर मैं लिखूं, इसके बाद नेक्स्ट मैं लिखूं दैट एसिड एमाइड। एसिड एमाइड होता CONH2, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अगर इस एमाइड के बदले एमाइड ही लिखना है, AMIDE, राइट। समझ आ रहा। अब मैं दूसरे साइड में जाता हूं। इसके बाद फिर यही टेबल बनाना है, 3 कॉलम्स बनाएंगे, सेम कॉलम 3। यहां पर मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, जस्ट लाइक दिस। मैंने 3 कॉलम वाला बना दिया। पहला बड़ा, दूसरा और तीसरा छोटे छोटे, कंटिन्यूटी में है ये। इसके बाद फिर है, इसके बाद बेटा नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स होता है CN या C ट्रिपल बॉन्ड N। CN मीन C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बदले लिखना है नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद होता है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर ये कंपाउंड है तो अल लिखना पड़ेगा, AL।
इसके बाद होता है कीटोन्स, बीच वाले सी में डबल बॉन्ड ओ ऊपर की तरफ, कीटोन होता है। इसके बदले है तो ऊन लिखना है, ONE, वन जिसको हम बोलेंगे। कीटोन के बाद है अल्कोहल, अल्कोहल सिंपली OH होता है, इसकी OL लिखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद है एमाइन्स, NH2, इसके बदले लिखना है AMINE, और लास्ट में है ईथर्स, ROR। ये जब एग्जाम्पल दे दूंगा फिर समझ आएगा, अभी आप याद रखना है। इसके बदले लिखना है अल्कोक्सी अल्केन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एज सेकेंडरी सफिक्स, एज सेकेंडरी सफिक्स है ये, जब ये बॉस से कंपाउंड के, तब इनका नाम क्या है? ये थे फंक्शनल ग्रुप्स, और एज सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या है? मैं फिर बता रहा हूं, फोर्थ पार्ट ये वो ग्रुप्स है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड को देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H, इसके बदले सल्फोनिक एसिड लिखना है। अल्काइल ओवेट एस्टर्स, ऑयल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एमाइड के लिए एमाइड ही, नाइट्राइल के लिए नाइट्राइल ही, एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, अल्कोहल्स के लिए ऑल, अमाइन के लिए NH2 एंड ईथर्स के लिए अल्कोक्सी अल्केन। अब मुझे बताइए जल्दी जल्दी, इस वाले कंपाउंड में ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओइक, ओइक एसिड। वेरी गुड, इट इज COH, इट इज ओइक एसिड। अब हमें सारे पार्ट्स इसके लिए हमने ले लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को हमने नाम देना है। क्या देना है? नाम देना है। अब नामकरण कैसे करेंगे हम, मैं इसको थोड़ा फोटो उठा के रखता हूं। नेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू जी।